नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज फिर एक बड़ी प्यारी सी किताब मेरे हाथ में है, बैचलर्स किचन, विनीत कुमार की। इस किताब को आप अगर इसका शीर्षक जो है, अगर ये संदेह पैदा करता हो कि कोई पाक शास्त्र पे किताब होगी, बैचलर्स लोगों को खाना बनाने की विधि सुझाती होगी, तो ऐसे भ्रम में न रहे। ये किताब असल में मैं तो जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे बार बार लग रहा था कि इसका नाम रख दूं मनोरमा की रसोई। लेकिन मैं जानता हूं कि विनीत ने इसका नाम बैचलर्स किचन क्यों रखा होगा, क्योंकि अंततः ये जो अनुभव उसको हासिल हुआ, जो संपदा अपनी मां के साथ खाने की, जीने की, जीवन के व्यवहार की विनीत कुमार लेकर महानगर में आए थे, उसके साथ उन्होंने जो बैचलर किचन सजाया, कभी उनको लगता था कि शायद वो अकेले हैं इस प्रयत्न में। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पाया कि उनके चारों तरफ ऐसे लोगों का एक बड़ा संसार है जो अपने घर से दूर अकेले रहते हैं और अपना खाना बनाते हैं, अपने ढंग से उसको एंजॉय करते हैं। मैं इस किताब पे लौटूंगा, लेकिन मुझे अचानक ख्याल आया कि जब मैं दिल्ली आया था नया नया, तब हमारा भी एक बैचलर किचन चलता था। मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल मुझे खाना पकाना नहीं आता था। मैं चाय तक नहीं बनाता था, क्योंकि रांची के जिस घर में मैं रहता था वहां माँ थी, दादी थी, बहन थी, और किसी के बीमार पड़ जाने पे बिल्कुल बगल में मेरी मौसी, मामी सब लोग रहती थी। तो इनके बीच किसी युवा होते लड़के को चाय बनाने की जरूरत पड़ जाए, इसका ख्याल तक नहीं आया था। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मेरे साथ 3 दोस्त और थे, जो हम अपना आशियाना बना रहे थे, मंजुल प्रकाश, संजय लाल और राजेश प्रियदर्शी। तो 2 दिन तो हम होटल में खाते खाते ऊब गए। बल्कि हमें तब तक ये मालूम नहीं था कि यहाँ पालक भी कोई चीज है जो होटलों में मिला करती है। पालक बिहार में हमारे घर में साग की तरह होता था। तो मुझे एक किस्सा याद आ गया, वो भी बयान कर दूं, आगे की बात उसके बाद बताऊंगा। कि जब हम लोग 2 दिन आलू छोले और राजमा खाकर ऊब चुके थे और सोच रहे थे कि होटलों में क्या मिलेगा, तो अचानक मेरे दोस्त ने, संजय लाल ने, देखा कि बगल के टेबल पे एक लड़का पालक पनीर खा रहा है या आलू पालक खा रहा है। वो इतने रोमांचित हो गया, उसने कहा मुझसे कि अरे देखो पालक खा रहा है, पालक। अरे मैं भी खाता, पालक खाते हम लोग। वो बेचारा लड़का, उसने तुरंत कहा कि भाई आप ले लीजिए पालक हमारा। तब तक हम लोग शांत हो चुके थे। हमने हंसते हुए कहा नहीं हम लोग मंगा लेते हैं। तब हमें पता चला कि पालक, आलू पालक यहाँ होटलों में मिलने वाली एक डिश है। अब तो चूंकि सब कुछ बिल्कुल हर जगह मिलता है, तो यह किस्सा इसलिए कि होटलों में 3 4 5 दिन खाने के बाद अचानक दोस्तों ने तय किया कि हम लोग अपना किचन शुरू करेंगे। अब किचन शुरू करने के खिलाफ मैं था, क्योंकि मुझे तो कुछ पकाना आता नहीं था। लेकिन मैंने पाया कि मेरे तीनों दोस्त, राजेश प्रियदर्शी भी, संजय लाल भी और मंजुल प्रकाश भी, खाना पकाने में बहुत प्रवीण थे। बल्कि अपने ढंग से तीनों को इस काम में मन भी लगता था। मैंने अपने लिए चौथा काम चुना जिसमें किसी को मन नहीं लगता था। वो काम था बर्तन मांजने का। मैंने बर्तन मांजना शुरू किया और मैंने पाया कि दोस्त मेरे बड़े कृतज्ञ हो गए कि अरे यार ये बड़ा जरूरी काम था। आने वाले वर्षों में हमने काम वाली भी रखी, खाना पकाने के लिए भी किसी को रखा। धीरे धीरे घर अलग होते चले गए, सबकी शादी हुई, वो बैचलर किचन टूट सा गया। लेकिन ऐसे 3 4 बरस चलने वाले बैचलर किचन सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, शायद लाखों में होंगे हिंदुस्तान में। लेकिन विनीत कुमार की किताब इन बैचलर किचन्स के बारे में नहीं है। वो किताब भोजन से, स्वाद से और रिश्ते से, आपका स्वाद से और संबंध से आपका नाता जोड़ती है। ये संबंध एक माँ और बेटे के बीच का है। माँ जो है, इस किताब में उसको विनीत ने मनोरमा के नाम से संबोधित किया है। मनोरमा ही उनका नाम रहा होगा, उनका नाम होगा मनोरमा ही।
तो मनोरमा की अपनी रसोई जो है, उनके दिमाग में बहुत स्पष्ट है कि भोजन एक प्राथमिक जरूरत है और उसको किसी तरह निपटा नहीं दिया जाना है। एक एक व्यंजन की अपनी खूबसूरती, अपनी खुशबू, अपना स्वाद होता है और वो तब पूरा होता है जब खाने वाला भी उसको उसी अंदाज में खाए, उसी ढंग से खाए। परोसने का ढंग भी एक होता है। तो विनीत याद करते हैं किस तरह माँ से, वो अपनी माँ से बहुत लगे हुए थे। दो भाई, एक बहन के छोटे से परिवार में वो सबसे छोटे थे और वो अपनी पढ़ाई की मेज माँ की रसोई में लगा चुके थे। तो वहीं से पढ़ते थे, सारी चीजों को देखते थे, लेकिन खाना पकाना तब भी उनको ख्याल नहीं आया मेरी तरह कि सीखना चाहिए। जब वो रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे, तब पहली बार एक ऐसा परिवार मिला जहां उनका खाना पकता रहा, वो खाते रहे। लेकिन वो परिवार बाहर गया हुआ था, तब जीवन में चुनौती आई खुद पकाने की। तब इन्होंने धीरे धीरे चीजों को सीखा। वो सीखना बहुत दिलचस्प है और कैसे उसको विनीत ने कला में बदल दिया, ये कमाल का है। इस किताब की मैं शायद थोड़ा भटक रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही हैं, लेकिन इस किताब का जो सबसे धवल पक्ष है, जो सबसे सुंदर पक्ष है, जिसको पढ़ते हुए हो सकता है आपको अपने पुराने घर याद आए, वो रसोई याद आए, वो पीढ़ा याद आए, शायद वो शब्दावली याद आए, वो खाना पकाने के बर्तन, वो गिलास, वो कटोरियां, वो थाली और चूल्हे से उठता धुआं, वो सब आपको याद आ सकता है। तो एक तरह की, लेकिन ये नॉस्टैल्जिया भर नहीं है। ये माँ और बेटे का ऐसा रिश्ता, दोनों के बीच की जो बतकही है, वो तो कमाल है बिल्कुल। उस हिस्से को पढ़ते हुए लगता है कि क्या मास्टरपीस गद्य विनीत कुमार ने लिखा है। और संदेह होता है कि असल में ये गद्य विनीत कुमार का नहीं है, उसकी माँ का है। उनकी माँ ने ये गद्य लिखा है और वो होती तो शायद हिंदी की या मगही की बड़ी शानदार लेखक होती, अगर वो लिख रही होती तो। लेकिन बेटे ने माँ की विरासत संभाली है और उस संबंध को, उस आंच देती खुशबू को उसने अपनी शख्सियत में उतारा है, अपना किचन संवारा है। सोशल मीडिया की दुनिया में जब विनीत आए, या जब ये सोशल मीडिया की दुनिया हम सबके जीवन में एकाकार हो गई, तो विनीत ने उसके फोटो साझा करना शुरू किए। उसके बाद अचानक सबने पूछना शुरू किया, कुछ ने मजाक भी बनाना शुरू किया कि अरे बैचलर किचन कब तक चलेगा, तुम शादी कर लो। इसमें भी कई पूर्वग्रह दिखते हैं। असल में ये किताब कई पूर्वग्रहों का भी पुलिंदा हो सकती है। असल में एक बड़ा पूर्वग्रह तो रसोई को लेकर ही हो सकता है, जो स्त्री का एकाधिकार होती है। बल्कि जो विनीत की माँ हैं, उनको इस बात का ख्याल है कि पति को खुश रहना चाहिए और वो उनके लिए मर्दाना शब्द इस्तेमाल करती है कि मर्दाना आएगा तो क्या खाएगा, मर्दाना ऐसे बोले, मर्दाना इस पे नाराज हुए, लेकिन करती वो वही हैं जो वो चाहती हैं। तो एक पारिवारिक स्थिति का, जिसमें मर्द की भूमिका, पुरुष की भूमिका अपनी तरह से तय है और स्त्री के अधिकार अपनी तरह से तय हैं, जिनको कोई हिला नहीं सकता है, उस अधिकार की कहानी विनीत कुमार ने जिस तरह कही है, संभव है आलोचना करने वाले हर चीज की आलोचना निकाल लाएंगे, इसको भी स्त्री की स्थिति से जोड़ के कुछ समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करने लगेंगे। लेकिन मेरे लिए ये किताब ऐसे किसी अध्ययन की किताब नहीं है। वो रिश्तों की ऊष्मा की किताब है, जिसको विनीत बचाकर अपनी रसोई तक ले आते हैं और अपनी दीदी और अपनी भाभी के साथ वो रिश्ता आज तक बनाए रखते हैं। अच्छी बात यह है कि बाद के दिनों में विनीत ने बाकायदा, जब उन्होंने पाया कि उनका ये बैचलर किचन बहुत पॉपुलर हो रहा है, उन्होंने इसके बारे में अध्ययन भी शुरू किया और उनको तरह तरह के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने पाया कि दुनिया भर में खान पान के व्यवहार को लेकर बहुत सारा काम हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापिकाओं का जिक्र करते हैं कि उन्होंने कैसे उनकी किताब पढ़ के या उनके कॉलम पढ़ के
उनको आग्रह किया कि वो एक सेमिनार में बोले, और ओसाका तक वो गए, जापान तक जाके उन्होंने अपनी बात रखी, और बहुत दिलचस्प ढंग से इन सब का वर्णन है। तो एक किताब, एक पठनीय किताब है। खान पान की ज्यादा किताबें मैंने पढ़ी नहीं है। इसके पहले अरुण कुमार पानी बाबा की किताब आई थी, अन्न जल, जो मैंने पढ़ी थी और जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसमें भी असल में मामला खान पान का नहीं, एक पूरी जीवन शैली का था। विनीत कुमार भी जो सजेस्ट करते हैं, एक पूरी जीवन शैली ही सजेस्ट करते हैं, या उससे थोड़ा कम कहें तो एक युवक के भीतर जो संस्कार, जो घर परिवार बसा रहता है, वो कैसे काम करता है, कैसे सक्रिय होता है, एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि रसोई, जिसको हम घर का सबसे उपेक्षित कोना समझते हैं, असल में सबसे केंद्रीय कोना हुआ करती है। और वो रसोई असल में पूरे जीवन में, खान पान पूरे जीवन में अपने ढंग से, अपनी खुशबू के साथ फैलता जाता है। और इसको बड़ी केंद्रीय भूमिका, वो हॉस्टल का जिक्र करते हैं, डीयू में रहते हुए हॉस्टल के खान पान का, दूसरे लोगों के व्यवहार का, इन सबके बीच तो अच्छा खाना पकाना, शौक से दूसरों को खिलाना, बड़े करीने से परोसना, एक एक चीज को काटना, तराशना, और उसको बड़े इत्मीनान से, धीरज के साथ पकते हुए देखना, ये सब असल में जिंदगी का पकना है, जिंदगी का एक स्वाद की शक्ल लेना है। मुझे याद है संजय लाल, मेरा दोस्त, जब कुछ पकाता था तो कड़ाही से नजर हटाता ही नहीं था। वो देखता रहता था कि मसाला कितना लाल हुआ, सब्जी का रंग कितना बदला, चिकन कैसे पक रहा है। तो लगातार वो आधे घंटे या 1 घंटे तक उसकी नजर वहीं गड़ी रहती थी, इस एकाग्रता से जैसे पूजा कर रहा हो वो खाना पकाता था। तो विनीत कुमार, पूजा शब्द भी, आजकल हर शब्द असल में तरह तरह से विमर्शों की जद में आता जा रहा है, तो पूजा को लेकर भी कई लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन विनीत कुमार की पाक कला असल में पूजा की तरह ही बढ़ती है, और कोई पूजा करे न करे, शायद ये पूजा, जिसको हम लोग पेट पूजा जैसा नाम दे देते हैं और उसकी अहमियत नहीं समझते हैं, ये किताब उसकी अहमियत समझाती है। ये एक पठनीय किताब है। इसको छापा है, चूंकि मुझे ख्याल आया कि जब मैं किताब के बारे में बताऊं, अनबाउंड स्क्रिप्ट ने, और ये इसी साल छपी है, जनवरी 2026 में इसका पहला संस्करण आया है। शुक्रिया।